हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी सबसे आगे 10 नशिस्तें जीत ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। नून लीग भी 5 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। पीटीआई ने इलेक्शन में बदतरीन धांधली का इल्जाम लगा दिया। नवाज शरीफ का दौरा गिलगित भी नून लीग को इलेक्शन ना जितवा सका। क्या पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद 28वीं तरमीम पर वफाकी हुकूमत का साथ देगी? पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली ने मखसूस नशिस्तों का भी मुतालबा कर दिया। इस सारे इंतखाबी मंजरनामे पर आज प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा ऐवान सदर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। बजट से कबल कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी हो गया। क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय ना पाने की वजह से इजलास मुलतवी किया गया? बजट 10 जून से आगे जाने की भी खबरें गर्दिश करने लगी। वजीर प्लानिंग डिवीजन एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी से बजट पर मामला तय पाने का ऐलान कर दिया। इस अहम तरीन मुलाकात और इसके सियासी असरात पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान और पीटीआई के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी। और मुल्क शदीद तरीन माली मुश्किलात का शिकार, जबकि हुकूमत की अरकान पार्लियामेंट को 70 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स देने की तजवीज़। क्या अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देकर इन्हें नवाजने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीबी इलेक्शंस के हवाले से और जो इस वक्त सियासी हलचल नजर आ रही है बजट के करीब, उस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और पीटीआई के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल, आई थिंक आपका माइक जो है वो म्यूट है, उसको अगर आप अनम्यूट कर लें। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी रबिया। जी, फैसल बताइएगा, शुरुआत बातें तो बहुत सारी करनी है शुरुआत, लेकिन मैं जीबी इलेक्शंस के हवाले से ही करूंगी। कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शंस को, जिसमें पीपीपी जो है वो ऑब्वियसली लीड कर रही है और दूसरे नंबर पे नून लीग नजर आई, लेकिन पीटीआई ने जो है वो शदीद धांधली के इल्जामात भी लगाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पाकिस्तान में, जो इलेक्शंस हैं, वो अब उनका होना ना होना मैटर नहीं करता। पार्टी जो है वो कल कायरा साहब शाम के वक्त क्या बातें कर रहे थे, आज क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो लेन देन की बात है कि अगर आप हमें कुछ ले देंगे तो फिर हम आपको रिटर्न में, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि 28वीं तरमीम में जब जरूरत पड़ेगी तो हाथ बांध के वोट दे दिया जाएगा, और वही होने जा रहा है। जाहिर है क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं वो सौदेबाजी के ऊपर यकीन रखते हैं, ये वो पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें कुछ लो और कुछ दो की बात होती है। तो जीबी इलेक्शंस में जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है वही रिप्रेजेंटेटिव ना हो, आप उनको जो है ना जलसा करने दें, ना कैंपेन करने दें, ना उनको कोई निशान दें, ना कोई उनका कोई वजूद करने दें, जब आप हाथ पांव बांध के जो है वो बॉक्सिंग का मैच खेल रहे हैं, अगले हरीफ में कोई है ही नहीं जो कि आप अपनी ताकत दिखा सके, तो फिर तो कौन सा मैच है? अब मुझे बताइए कि जीबी के इलेक्शंस का कोई इम्पैक्ट है किसी किस्म की सियासत पे? मेरा नहीं ख्याल के मुल्क की सियासत के ऊपर जो है इन इलेक्शंस का या कोई भी इलेक्शंस जो है वो अब मैटर करते हैं। लोगों का इस सारे प्रोसेस से एतमाद उठ चुका। अच्छा, ये बताइएगा, उस पर तो हम बात करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या केमिस्ट्री है इसके पीछे, क्योंकि मुबारकबादें भी जो है वो दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मुबारकबाद दी है, अप्रिशिएट किया है बिलावल की कैंपेनिंग को, तो बीइंग राइवल्स आल्सो इन दिस इलेक्शन वो फिर भी जो है वो मुबारकबादें दे रहे थे, विच इज आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड अगर किसी इलेक्शंस में हम देखें तो। हैविंग सेड दैट, आप मुझे पीटीआई के हवाले से बताएं। यू थिंक कि जाहिर है उनके लिए मामला जो है वो आसान नहीं थे, लेकिन क्या कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती थी पीटीआई वालों की तरफ से? नहीं, स्ट्रैटेजी तो बेहतर हो सकती थी ना। देखिए, वहां पे जो कैंपेन, सबसे पहली बात यह है कि वहां के जो लोकल रहनुमा खालिद खुर्शीद वगैरह वही गायब थे। ज़ाहिर उनको वहां पे अलाउड नहीं था कि वो ओपनली जो है वो कर सकें। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो जनरल सेक्रेटरी के लिए गाड़ी में 2 बंदे साथ लेके, लेकिन इस तरह से तो नहीं होती कैंपेन। आप तो कैंपेन में जब जाते हैं उसका तो पूरा माहौल बनता है पूरे इलेक्शंस में, फिर आपके साथ एक काफिला चलता है ताकि वहां पे जो मामलात हों। तो ये तो ऐसा लगा जैसे वहां पे जो दाखिला उनका बंद किया गया वो पहले से तय था, और
फिर सबसे बड़ी बात जो है ना रबिया, जो प्रॉब्लम इस वक्त है, मैं उस दिन भी कोई पीटीआई के दोस्तों से कह रहा था कि आप जो अवामी मसाइल हैं, यानी महंगाई, कमर तोड़ पेट्रोल प्राइसेस हैं, इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है मुल्क के तूलवर्ज में, किसानों में, दुकानदारों में, ताजिरों में, कारखानेदारों में, तनख्वाहदारों में, आप इस पर बात क्यों नहीं करते? आपको चाहिए रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुख्तलिफ लोग में इतनी बड़ी पार्टी है, आपने तो उसको जो है वो एक हल्के की पार्टी से बदतर बना दिया है। तो जब भी अगर आप बात करते हैं तो मंगल के दिन वहां पे जो आप जाते हैं अडयाला के बाहर, चले जाएं टिकटॉक बनाने के लिए, बट यू नो जो सीरियस इश्यूज हैं उनके ऊपर भी तो बात करें। ना मुलाकात का कोई ये उसका कर सके हैं बंदोबस्त इमरान खान साहब से, वो अंदर है, ये बाहर है और जिद लगा के बैठे रहते हैं। बुशरा बीबी की फैमिली समझदार है, वो अंदर मुलाकात भी कर लेते हैं और ज़ाहिर वो टाइट लिप्ड है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये कोई की जो ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो भी तो एब्सेंट है ना वहां पे आप जाके ना अगर इलेक्शन में बंदे ना खड़े करें, कैंपेन भी ना हो, MWM को आपने 4 सीटें 5 दे दी हैं, इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन पीटीआई। इतनी बड़ी पार्टी को आप जो है वो हर चीज जो है वो आउटसोर्स करी जा रहे हैं, तो इस तरह से सियासत तो नहीं होती ना जी। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, आपने एक बड़ा एक डेलिकेट अभी एक जुमला इस्तेमाल किया है, आपने कहा कि जनाब के ये बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो बड़ी समझदारी से मुलाकातें कर लेती है और वो चुप ही रहते हैं। तो वो बुशरा बीबी साहबा की जो फैमिली आज समझदारी का मुजाहरा कर रही है, तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली वो समझदारी नहीं दिखा पा रही? देखिए ना रऊफ साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत को स्विट्जरलैंड की सियासत नहीं है। यहाँ के मारूजी हालात हैं। अगर आप जिदबाजी करेंगे तो फिर आपकी सूरत हाल जो है, आप दीवारों के साथ सर मारेंगे तो आपको अपने सर का नुकसान होगा। मुझे बताइए ना कि ये अडयाला में मुझे समझ नहीं आती है फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर आपको मुलाकात की इजाजत नहीं होती तो आप वहां पे जाते क्या लेने? आप उसका कोई बंदोबस्त करें ना। कोई जो सियासत है इसमें तो खेल बनाना पड़ता है, इसमें तो पोलिटिकल। आप वहां पे जब पिछली दफा बात थी तो उन्होंने कहा जी केपी हुकूमत का बजट ना पास करें। गुजारिश ये कि केपी हुकूमत का बजट आप पास नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। यही कहते हैं सूबे में जो आपकी हुकूमत है वहां पे भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। सो जो एडवाइस है वो पॉलिटिकल एडवाइस तो है नहीं। चले फैमिली का तो जज्बाती होना समझ में भी आता है, लेकिन क्या उनको कोई बंदा है ही नहीं पूरी पार्टी में जो उनसे बात कर सके कि जो आप कर रहे हैं उससे इमरान खान का बहुत नुकसान हो चुका है और हो रहा है और होएगा। और इस तरह से पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आती। कौमी हुकूमत का एक मामला है और वो संजीदा, जिस दिन अगर बजट के बाद कोई मामला अगर हुआ तो वो कौमी हुकूमत का मामला हम देखते हैं कि अंदर डाउन द रोड। और मेरा ख्याल ये है कि उसमें खान साहब जो हैं, अगर उनसे राब्ता हुआ या वो जिनका पहले भी हो, उस पर कंसेंसस हो सकता है। वैसे मेरी इतला ये है कि जिसको कौमी हुकूमत का नाम दिया जा रहा है उसमें शायद इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो टेक्नोक्रेट्स कुछ ज़्यादा इंडक्ट करना चाह रहे हैं कि मौजूदा जो कैबिनेट है नवाज शरीफ साहब की, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स का पैकेज है, यार दोस्तों को उन्होंने मुशीर सफ़ीर बला बला लगाया हुआ है और कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो उस पर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी रिजर्वेशंस हैं, वो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स जो है ना वो लगाया जाए। वो इवन जो खबरें आ रही हैं सामने आ रही हैं, सो कौमी हुकूमत का तो कहीं पे सच कुछ जिक्र नहीं हो रहा फैसल भाई। देखिए सर, अभी तो आपको वो नजर नहीं आ रहा ना जी, अभी क्योंकि बजट पास होना है। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के पास बजट पास करना है, जिसके लिए उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत है। 28वीं तरमीम पास करनी है जिसके लिए उनको उसकी जरूरत है। ये उसके बाद की बात है ना, कौमी हुकूमत की बातें जो हैं वो हो तो रही है। टेक्नोक्रेट्स भी देखिए, जो इस वक्त हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इतनी ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग होने के बावजूद, इंटरनेशनली इतनी ज्यादा बैकिंग होने के बावजूद, एक ढिले की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके चली गई हैं, नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है ना। आपने पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज्यादा वो स्काई रॉकेट हो गई हैं कि ना जिम्मेदारा मुमकिन है उसमें, ना ही कोई और चीज हो सकती है। इसीलिए आप देखें कि प्रोडक्शन जो है
ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। अच्छा फैसला आपने भी कहा कि ये बजट कैसे अप्रूव करेंगे, तो जो खबर स्टोरी है, खबर अभी ईसीसी का इजलास हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बंदोबस्त कर दिया है बजट को अप्रूव करने का। एक तो ये कह रहे हैं कि 10 बिलियन रुपीस की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई है, जो मेरा ख्याल 23 नवंबर से पहले एमएनएस को मोस्ट प्रॉब्ली उनको रिलीज की जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा, ये लें जी खर्चे पूरे करें, जिस वजह से कोरम नहीं पूरे हो रहे थे, उनकी डिमांड तो मीट हो गई। बजट मतलब अप्रूव कराने का बंदोबस्त तो हो गया 10 अरब रुपए में। नंबर 1, अगले साल के लिए वो कह रहे हैं 70 बिलियन रुपीस देंगे। और ये ना भूलिएगा कि शायद खकाना भाई साहब ने कहा था, ये उनका कहना है कि जनाब कि 30% जो है पैसा तरक्याती फंड्स का जो आता है वो कमीशन में खाया जाता है। सारे तो नहीं खाते होंगे, लेकिन दैट्स व्हाट इज। तो बंदोबस्त तो किए बैठे हैं, 70-80 रुपए में काम हो गया सर जी बजट का। अगर आप और हमारे जैसे लोग इस पे आंखें रखे बैठे कि बजट शायद अप्रूव ना हो, तो बंदोबस्त कर लिया 70-80 रुपए में हो गया सर वो। नहीं, वो तो सर उसका बंदोबस्त पीपल्स पार्टी जो खुद मान गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर ना माने तो फिर उसमें मुश्किल होती है ना जी। तो वो जब वो माने खड़े हैं तो फिर उस किसी किस्म की पासिंग में मुश्किल नहीं होगी। जाहिर है ये जो फंड्स जो हैं, जो कि टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और पॉलिटिकली ये बिल्कुल एमपीएस एमएनएस का काम ही नहीं है। इनका काम तो लेजिस्लेशन है। सिटी गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना, ये काम जो डेवलपमेंट स्कीम्स का होता है ये तो सिटी गवर्नमेंट्स करती है ना जी पूरी दुनिया में। बड़े बड़े शहर जिस तरह से वो चलाए जा रहे हैं, आखिर आपने भी अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है या जिद्दत की तरफ जाना है गवर्नेंस में, तो वो ये काम तो आप करेंगे। और दूसरी बात ये सर कि अगर आपकी सिटी गवर्नमेंट्स नहीं है, और दूसरा आर्गुमेंट दूसरी साइड का ये है कि अगर सिटी गवर्नमेंट्स में नहीं है तो फिर अवाम की स्कीमें किसी ने तो लेनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियंस जो है वो कहते हैं सिटी गवर्नमेंट इसलिए तो नहीं बनने देते, फैसल भाई कहते हैं इसलिए तो नहीं बनने देते, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनने देते, जिला हुकूमतें नहीं बनने देते, कोई मेयरशिप नहीं होने देते, बिकॉज के वो इसमें पैसा डायरेक्ट एमएनएस को जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर 2-4 अपने ही ये फ्रंटमैन रख के रिश्तेदारों की वो ठेकेदार बनवा के, तो उस पर ये तो शायद खकाना भाई साहब कह रहे थे कि 30% कमीशन कैसे खाया जाता है, तो इसलिए तो नहीं बनने देते इसी पैसे के लिए। रब्बानी साहब की और उनकी पार्टी को तो कमीशन खाने की बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। इशू ये नहीं है, इशू ये है सर कि देखें आप रिसेंट पास्ट में मुशर्रफ साहब का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है, यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत वफाक से सूबों को पैसे जाते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से फिर सूबे से रिस्पेक्टिव जिले को जाते हैं। इशू असल में सर ये है कि ये जो सीएम्स हैं ये नहीं चाहते, और एमपीएस जो है वो नहीं चाहते कि फंड्स जो डायरेक्ट वो जाके नॉन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट दो किस्म के होते हैं फंड्स कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को मिले। और वहां पे सिटी गवर्नमेंट्स इसलिए नहीं कायम की जाती कि वो जब ये प्रेरोगेटिव जो है आर्टिकल 140 के तहत आपने उनको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली तगड़ा भी करना है और उनको इंडिपेंडेंट करना है, ये रिक्वायरमेंट है, आईनी रिक्वायरमेंट है। तो ये देखे ना, इसी वजह से पंजाब में तो जैसे माड़ा चढ़ा एपी में है, बलूचिस्तान और पंजाब में इस किस्म का कोई। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन फैसल भाई, आपने बड़ी एक अहम बात की थी पीटीआई के एमएनएस पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, कि ये इशू पे बात नहीं करते, हुकूमत के लिए बहुत सारे इशू स्कैंडल आते रहते हैं, कोई जिक्र ही नहीं है कहाँ पे। तो लेकिन एक चीज हमने भी देखी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं जिक्र करूंगा, मैं कमेटी जाता रहता हूँ सर, वो सबसे अहम कमेटी पीटीआई के पास है। जुनैद अकबर साहब ही रनिंग इट लाइक वंडरफुल कमेटी, हालांकि पहली दफा मैंने उसमें आए थे, कमेटी चेयरमैन बने थे, और भी लोग थे इनके पीटीआई के जो उसके मेंबर थे, दे वर डूइंग वंडरफुल जॉब भाई मस्त से। और उसके बाद और कमेटी में भी उन्होंने हुकूमत को लम्हा डाला हुआ था सर, वहां पे इश्यूज भी आते थे, वो ग्रिलिंग भी होती थी, टॉपिक्स भी थे, डॉक्यूमेंटेशन डाटा भी आता था। वहां से तो उनको हटा दिया गया, कमेटी से इस्तीफे दिलवा दिए हैं, उनके मेंबरान को भी हटा दिया गया है। तो मेंबरान कहां से इशू लाएं, कहां पे एजिटेट करें? क्वेश्चन आवर में वो नहीं बैठते, पीएससी में वो नहीं बैठते, कमेटीज मीटिंग में वो नहीं बैठते, और हुकूमत बड़ी आराम से मजे से रह रही है। ये जो फैसला किया गया था कि इन तमाम मेंबरान को हटा लिया जाए पीटीआई को, उसके बाद क्या करें मेंबरान पीटीआई के? वो रोते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, फिर हम कहां से इशू लाएं, ये तो हमें जाने नहीं देते कमेटीज में। नहीं देखिए, कमेटियों से निकलने का फैसला तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बिल्कुल नागपत निशाना फैसला है। देखिए ये कमेटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है, मीडिया में कमेटीज की जो वो आती हैं, जिस तरह से आप कवर करते हैं, आप पार्लियामेंट को हमेशा बड़ी डीपली कवर करते हैं। देखिए एक सिस्टम है ना जिसके अंदर आके आप काम करते हैं। अब आप कमेटियों से निकल भी आए हैं, काउंटर आपके पास अगर आप नहीं, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं ये कहना कि जी हम क्या करें, ये तो फिर अगर जो पार्लियामेंटेरियन आपसे ये पूछे तो आप उन्हें फिर आप इस्तीफा दे दें। अगर आपको यही नहीं पता कि अगर आप कमेटी में नहीं जाना, वैसे तो गलत फैसला, कमेटी में जाना चाहिए। पीटीआई की जो सियासत इस वक्त रह गई है वो पार्लियामेंट के अंदर ही चले जिंदा रहने तो बेहतर है, क्योंकि बाहर भी कुछ कर नहीं पा रही उनकी लीडरशिप। बिल्कुल वो नाम कोशिश करते हैं
बस उन्होंने कहा जी कि ऐसे है वैसे आपस में लड़ते रहते हैं। तो वहां पे जो कमेटियों में पार्टिसिपेशन होती तो बेहतर था। तनख्वाहें गाड़ियां सबने रखी हुई है, तो थैंक यू, अपना काम भी करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल में हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी और दूसरे जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी चल रही है उस हवाले से भी। बजट जो है वो उसकी तारीख 10 की रखी गई थी, लेकिन कुछ अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसको मजीद जो है वो डिले किया जा रहा है और 12 तारीख को जो है वो शायद बजट अब अनाउंस किया जाएगा। जो कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास था जो आज होना था वो भी मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह जाहिर है फिर इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको भी आगे कर दिया जाएगा। सो शायद सपोजिटली 11 को जो है वो इकोनॉमिक सर्वे होगा, उससे पहले जो है वो कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी होगा। बट ऑन द अदर साइड खबरें ये हैं और कन्फर्म जो है बयानात भी आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के उनको जो है वो दूर कर लिया गया है, वो तमाम मामला जो हैं वो तय कर लिए गए हैं। तो फिर बजट क्यों आगे किया गया है, क्या माजरा है, हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सबकी नजरें आने वाले बजट पर हैं। अब कहा जा रहा है कि बजट की तारीख शायद मजीद डिले जो है वो कर दी गई है। पहले 10 जून जो है वो डिसाइड की थी। क्या माजरा है, क्या तारीख डिसाइड हुई है, हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपीपी के सेनेटर और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सलीम मांडवीवाला। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। सलीम साहब आप ही ज्यादा बाखबर होंगे, आप ही बता दें बजट कब आ रहा है। देखिए बजट की मीटिंग्स हमारी तकरीबन फाइनल हो गई हैं, तो मेरे हिसाब से डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट नाउ। मे बी शायद आई एक्सपेक्ट 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, बट आई थिंक 12 तक पॉसिबल है कि आ जाएगा। ये बताएं सलीम साहब के पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बिलावल साहब जो है वो जीबी में अपनी कैंपेन वगैरह के लिए बिजी थे, वो आएंगे तो मामला तय होंगे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर शायद बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी। अब तो बड़ी अच्छी मीटिंग भी हो गई जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, मुबारकबादें भी जो है वो एक्सचेंज हो गई जीबी के इलेक्शंस के हवाले से और ऐलानात भी आ गए कि सारे मामला तय हो गए पीपल्स पार्टी से। अब कुछ रह गया है, कोई मसला या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात है अब भी पीपल्स पार्टी को? नहीं, कुछ भी नहीं, अब ऑल इज सेटल्ड। तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि बजट से पहले कोई बात होगी जरूर एनएफसी को लेकर, अगर एनएफसी को लेकर नहीं तो आउट ऑफ एनएफसी जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वफाक की और सूबों की उस हवाले से कोई फॉर्मूला लाया जाएगा। तो कुछ इस पर भी बात हुई है, ये भी हम एक्सपेक्ट करें? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है और एनएफसी की बात तो वैसे ही बजट में होती नहीं है। ठीक, बेसिकली बजट इज ओनली कंसर्न, द डिस्कशन वाज ओनली ऑन द बजट। जो ओवरऑल पिक्चर है बजट की, क्या रेवेन्यू आएगा क्या नहीं आएगा, बजट डिस्कशन। तो रेवेन्यू कैसे शेयर होगा? जी वो डिले हो गया, जैसे आपने खुद बताया जीबी की वजह से, फिर एजेके में प्रॉब्लम चल रहा है आपको पता है जी, फिर वो टाइम नहीं था तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो वो रेवेन्यू कैसे शेयर होगा, कितना जाना है सूबों को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सूबे जिसमें शेयर डालेंगे, चाहे वो बिस्क के हवाले से हो, चाहे डिफेंस के हवाले से हो, डेट सर्विसिंग? जनरली जो डिस्कशन होता है बजट में वही। सही जी। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको बताएंगे सर लासरा साहब, आपको नहीं ज्वाइन करेंगे तो किसको करेंगे? सर बड़ी मोहब्बत है, आई एम सो प्रिविलेज सर, आई एम ऑनर्ड, वेरी काइंड सर, बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने आपसे रिक्वेस्ट। वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी आर टॉकिंग टू राहुल क्लासरा। नहीं सर, आई एम प्रिविलेज, ऑनर्ड सर, वेरी काइंड सर, वेरी काइंड सर। सर ये कौन से इश्यूज थे जो आपने कहा कि हमारे इश्यू सेटल हो गए हैं, तो कौन से ऐसे इश्यू थे जहां पे हुकूमत और आपके देखें ये इश्यूज हर साल होते हैं जी सर, ये इस बजट में सिर्फ नहीं हुए। इस बजट में सिर्फ जो प्रॉब्लम आया कि टाइमली ये डिस्कशन हो नहीं सके जी, और हमारी पार्टी की तरफ से मीटिंग्स होती रही उनके साथ ही, बट एंड में आपको पता है जब तक लीडरशिप नहीं बैठेगी और लीडरशिप डिसाइड नहीं करेगी दोनों साइड की, तभी चीजें डिसाइड होंगी। इश्यूज तो रूटीन है, पीएसडीपी, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, ये जो रूटीन बजट के एक्सपेंस डिस्कशंस होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कशन नहीं है। अच्छा सर, बात चीजें ये भी आ रही थी कि ये सोचा जा रहा है कि बीएसईपी जो है सूबों के हवाले कर दिया जाए, बजट दे दिया जाए, खुद चलाएं, ये भी सर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज, ये सब अफवाहें और बातें लोग उड़ा रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं थी।
एक सर ये भी खबरें आ रही थी कि शायद एक और उन्होंने तरीका वाया भटिंडा ढूंढा है कि रादर दैन कि हम 29th अमेंडमेंट लाए, सॉरी 28th अमेंडमेंट लाए, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई तरीका नहीं ढूंढा, कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये सूबों से ले ली जाए कि ये जो आपके ये कस्टम ड्यूटीज हैं और इस तरह के ड्यूटी जो 3-4 ये सूबा इस वक्त कलेक्ट कर रहे हैं वो आप फेडरेशन को दे दें तो एनएफसी में फार्मूले की तब्दीली की जरूरत ये पेश ना। इज इट ट्रू? इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी कोई चीज नहीं। तो सर इस दफा ये एनएफसी का ये फार्मूला वही रहेगा जो पहले से था? वही रहेगा, सब चीजें वही रहेंगी, एवरीथिंग। अरे सर ये डेवलपमेंट पे जो हो रहा था कि सूबों में कौन कौन से ये आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिसपे सिंध मेरा ख्याल है चाह रहा था कि हैदराबाद सक्कर मोटरवे जो है उस पर पैसा लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डिस्कशन हुई, ML1 पे डिस्कशन हुई, सारे प्रोजेक्ट्स पे, फेडरेशन के प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुई, सूबों के प्रोजेक्ट्स पे, वो तो रूटीन बजट की डिस्कशन है ना क्लासा साहब। सर लगता ये है कि आपकी सारी बातें मानी गई हैं इस दफा सर? नहीं, कोई ऐसी बातें मानने का मसला नहीं था जी सर। मसला ये था कि कैसे चीजें करनी है। कोई मैचिंग प्रोजेक्ट्स थे जो फॉरेन फंडिंग के थे, लोकल फंडिंग को देनी है, फेडरल गवर्नमेंट करेगा, प्रोविंस करेगा। मतलब एक्चुअली ये नॉर्मल बजट में एवरी ईयर ये डिस्कशंस हमारी काफी एडवांस में हो चुकी होती है, इस दफा हो नहीं सकी। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर बिजी थे जी। वो ये वॉर के चक्कर में ट्रैवल कर रहे थे, इधर उधर मीटिंग्स कर रहे थे, चाइना जाना था, प्रेसिडेंट ने चाइना जाना था, तो इस दफा फिर जीबी के इलेक्शन आ गए, फिर एजेके का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मतलब वेरियस इश्यूज ने ये सारा प्रोसेस डिले कर दिया। अच्छा सर, ये एक जो खबरें आ रही हैं कि अभी ईसीसी का इजलास हुआ है सर, आप खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ईसीसी का इजलास आप भी चेयर करते रहे। अभी इन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट इन्होंने औरंगजेब साहब ने अप्रूव किया 10 बिलियन रुपीस पार्लियामेंटेरियंस के लिए। मेरा ख्याल है ये मौजूदा ये जो खत्म होने वाला है इसके लिए, और अगले साल के लिए बताया जा रहा है 70 बिलियन जो है वो MNS को दिया जा रहा है उनके तरक्याती फंड के लिए। इज इट ट्रू सर? देखिए सर, किसी को नहीं दिया जा रहा, बहुत ये गलतफहमी है कि किसी को फंड कोई दिया जा रहा है। ऐसे कहीं नहीं होता, किसी MNA को कोई पैसे नहीं दिए जाते। डेवलपमेंट में PSDP में ही उनकी स्कीमें ली जाती हैं और इन स्कीमों को फंड किया जाता है। दे आर पार्ट ऑफ PSDP प्रोसेस। ये सर ये PSDP और जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं वो ड्यूरिंग द ईयर दी जाती हैं। इस दफा IMF ने कहा कि भाई आप आफ्टर द बजट ये चीजें, जब आपको पता होता है आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देनी है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आप बजट में पहले से प्रोविजन कर लें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का, और उसको थ्रू ग्रांट्स आप दें। मतलब बाद में देने का क्या मकसद है? तो ये IMF ने कहा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बजट का पार्ट बना दिया। अच्छा सर, ये जो आपने बात की कि PSDP का हिस्सा होता है, आई अंडरस्टैंड PSDP फेडरल का जो एक रोल है वो उसके लिए बजट एक अलहदा होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंटेरियन ये तरक्याती बजट जो अलहदा से दिया जाता है। बिलावल साहब को भी दिया गया था पिछले साल 10 बिलियन रुपीस का कि अपनी पार्टी के लोगों को जहां के लिए आप उन्हीं की बात कर रहा हूं सर मैं। देखें कोई पैसा गवर्नमेंट का किसी को नहीं दिया जा सकता विदाउट अ रीजन। ये सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटीज बनी हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर है, MNA थे, जो इनको अलग-अलग 25 करोड़ 30 करोड़ दिया जाता है, ये अलग अपनी वहां स्कीमें देते। PSDP इज अ बिग थिंग, वो तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ये सर यहाँ पे गली नाली वाली तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है जिनके लिए MNAs वगैरह लेते हैं। छोटी छोटी फार्म टू मार्केट हाउस ये वहां पे ये सड़कें बनती हैं सर, दैट्स अ सेपरेट बजट। बल्कि आपको याद होगा यहाँ पे कैप्टन ये सफदर जो हैं, ये नवाज साहब की पिछली हुकूमत में सर ये उसके इंचार्ज थे। सर NIVCD बलूचिस्तान में बन रहा है, SIUT पंजाब में बन रहा है, सदर्न पंजाब में, तो वो सारी बिलावल साहब की स्कीमें है ना। वो सर आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं PSDP के। आई अंडरस्टैंड, आप खैर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बेहतर जानते हैं। मैं MNAs के लिए अलहदा हर साल सर एक बजट रखा जाता है जिसपे इनको अलहदा ग्रांट्स दी जाती हैं और इनके जेब में नहीं जाती। आई अंडरस्टैंड, डिस्ट्रिक्ट को जाती हैं, DC साहब को जाती है, अपनी स्कीम में देते हैं, वहां से एलोकेशन होती है। आपको याद होगा कि मेरे टाइम भी चौधरी इफ्तिखार साहब ने मुझे बुला लिया था और कहा था जी आपने बंदर बांट कर दी। जब उनको पता चला कि 1 रुपया किसी MNA को नहीं मिला तो वो खुद परेशान हो गए।
तो ये एक बड़ा गलत परसेप्शन है, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन सर फिर यहाँ साकिब निसार साहब ने भी इन्हीं डेवलपमेंट बजट पे पाबंदी लगा दी थी कि एमएनएस को नहीं दिए जा सकते, जो बाद में वाया भटिंडा, एहसन इकबाल साहब और दीगर ने एक और तरीका ढूंढ लिया था। सर ये जजमेंट है सर, इस पे साहब को भी समझ नहीं आती सर। एमएनए को नहीं दिया जाता, उनकी स्कीमें फंड की जाती हैं वही सर उनके एरिया में। यस, ये दुनिया में होता है कात्रा साहब जी सर। उनके लिए एक अमाउंट मुख्तस की जाती है, 20 करोड़ 25 करोड़ 10 करोड़ फलां जिले में, जो डिप्टी कमिश्नर साहब को दी जाती है कि इनसे पूछ लें कहां पे इन्होंने करने, और कॉन्ट्रैक्ट फिर मिलकर जो भी है वो किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वन। जो अगर आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं कि पीएसडीपी से हट के है सर ये वाला बजट जो है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट वो जहां तक मुझे पता है कि दैट बजट इज आल्सो पार्ट ऑफ पीएसडीटी। वो नहीं सर, आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा सर, आपके पास वो सारे आते हैं। आप तो मेरे पास आएगा ना बजट में, आप भी आएंगे, हम चेक कर लेंगे। बस डन हो गया सर जी, बड़ी मेहरबानी सर जी, थैंक यू वेरी मच, डन हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलीम मांडवीवाला साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, पीपीपी सेनेटर और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सलीम मांडवीवाला हमें बजट के हवाले से जो है वो बता रहे थे कि बजट जो है वो 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है। सो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उन्होंने कहा कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात एज सच नहीं थे, वो तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, एनएफसी में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वफाक की हैं, चाहे बिस्प हो, चाहे डेट सर्विसिंग हो या डिफेंस हो, उस हवाले से भी जो है वो कोई चेंजेस जो है वो नज़र नहीं आएंगी। सो लेट्स सी कि क्या मामला जो है वो तय हुए हैं, वो तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और यही सुनने में आ रहा है कि शायद 12 तारीख को जो है वो बजट आएगा। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बजट पर जो है वो अब सबकी नज़रें हैं कि अब डिले हो गया है बजट, और 12 तारीख जो है वो कहा जा रहा है कि शायद 12 को या 11 को। अभी हमारे साथ जो है वो सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब भी थे, उन्होंने कहा तमाम मामला जो हैं वो तय हो गए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। क्लास्टर साहब, कौन से मामला थे और क्या तय हो गया है? कुछ कह नहीं पाए। सलीम मांडवीवाला साहब ने कहा कि बस सब तय हो गया। आपने नोट किया सलीम मांडवीवाला साहब से हमारी पुरानी याद अल्लाह 2014 से उनकी फाइनेंस कमेटी में फॉलो कर रहा हूँ। वन ऑफ वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है, मस्त है, हम तनकीद भी करते रहते हैं बहुत सारी, लेकिन वो फाइनेंस के इश्यूज को, इन मैटर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आपने एक नोट की थी चीज, खुश थे, he was happy in a good mood, लिहाजा के सब कुछ मतलब मामला जो है तय हो गए। पीपल्स पार्टी को खुश होने के 2-4 रीजंस हैं। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने ताजा ये गिलगित वाला इलेक्शन जीता है, हुकूमत बन रही है उनकी, कश्मीर में इस वक्त उनका अपना वजीर आजम बैठे, ठीक है ट्रबल है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इनको अगला इलेक्शन जो है कश्मीर में वो भी शायद पीपल्स पार्टी के हिस्से में जाए, जैसे कि गिलगित वाला उन्हीं के हिस्से में गया। सो वो जरा उनके सिंध से निकल के 2 हुकूमतें बाहर बन रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो ये चीज थी उनको, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है कि बिलावल की वजह से पहला इलेक्शन जीत गए, बिलावल भी गए, नवाज शरीफ साहब भी गए। नवाज शरीफ साहब की पार्टी वो सीटें उतनी नहीं निकाल सके, बिलावल साहब की पार्टी निकाल रही है। सो एक आपको बूस्ट मिलता होता है, नंबर 1। दूसरी चीज जो है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जनाब के इनके एस्टेब्लिशमेंट का जरदारी साहब की एक टग ऑफ वार थी कि ये तरमीम जो है ना, ये 28वीं तरमीम, ये 8 जून से पहले आनी थी। सही। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि जरदारी साहब की कोशिश है कि 8 जून से पहले ना आने दें, क्योंकि उसके बाद जो है आपका ये बजट सेशन शुरू हो जाएगा। बजट सेशन आ जाए तो फिर आप उसको डिले कर लेते। अब ये लगता है कि पीपल्स पार्टी बड़ी कामयाबी से उन्होंने जो तरमीम आनी थी, जून में आनी थी, उसको उन्होंने वक्ती तौर पर उसको ब्रेक्स लगा दी। अब इसके बदले क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, 3 महीने बाद ये तरमीम आएगी, 6 महीने बाद आएगी, लेकिन पहला राउंड हम यूं कह लेते हैं, पहला राउंड जो है ना पीपल्स पार्टी ने वो उन्होंने सिक्योर किया है कि गिलगित भी ले लिया है, कश्मीर का भी जैसे मैंने कहा इलेक्शन होने हैं वो भी कर लेंगे, बजट में बड़े सारे मुतालबात अपने भी उन्होंने मनवा लिए जो लग भी रहा था मांडवीवाला साहब के, प्लस तरमीम भी नहीं, उन्होंने तरमीम नहीं आने दी, जिसकी वजह से उनको झटके लग रहे थे। हाँ। तो सो ये मेरा ख्याल 3-4 रीजन है, दे आर इन हैप्पी मूड, जिसके में रिफ्लेक्शन जो है ना मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू से लहजे से मुझे फील हो रही थी। हाँ। तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और कुछ हम अपनी स्क्रीन पे भी जो है वो देख सकते हैं, जो खुशी नजर आ रही है बिलावल साहब और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मीटिंग्स थी, मुबारकबादें जिस तरह से जो है वो एक्सचेंज हुई, बल्कि उन्होंने कहा जबरदस्त कैंपेन की है बिलावल ने, तो जरदारी साहब ने कहा आखिर बेटा किसका है, तो काफी जो है वो भी कहानी है। आज टाइम नहीं है, ये आखिर शहबाज शरीफ साहब क्यों खुश है इसके पीछे, सही ठीक है, स्टोरी बिहाइंड इट, अब टाइम नहीं, कल मुझे याद दिलाएगा, कल पे जो है वो इसको छोड़ देते कि शहबाज शरीफ साहब की खुशी के पीछे जो है वो क्या राज है, क्या राज है, वो इनकी कामयाबी में क्यों खुश है, जीते वो हैं, उनकी पार्टी हारे खुश वो हैं, क्यों? हाँ, इस पे कल बात सही है, ठीक है जी, कल इस पे जो है वो बात होगी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।